नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें आज हम भवभूति के विषय में अध्ययन करेंगे। भवभूति संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य में भी नाट्य साहित्य के क्षेत्र में भवभूति का स्थान सर्वोत्कृष्ट या उच्च माना गया है। भवभूति करुण रस के सिद्धहस्त कवि माने गए हैं। विद्वत समाज में इनके संबंध में एक पद्य भी प्रचलित है, जिसमें महाकवि भवभूति को या भवभूति के विषय में कहा गया है, कव्यः कालिदासास आद्या भवभूतिर महाकवि तर्वः पारिजाताद्य स्नुहि वृक्षो महातरु। अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा भवभूति ऐसे कवि हैं जिनका हमें लगभग पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना संक्षिप्त परिचय दिया है। उनके अनुसार ये विदर्भ देश के पद्मपुर नामक नगर के निवासी थे। भवभूति का जन्म कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखाध्यायी उदुम्बर वंशीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल और पिता का नाम नीलकंठ तथा इनकी माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूति के गुरु ज्ञाननिधि थे। भवभूति स्वयं भी महान पंडित और विद्वान थे। भवभूति ने वेद, वेदांग, उपनिषद, सांख्य योग एवं साहित्य में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर रखा था, या कहो कि इन विषयों में ये निष्णात थे। भवभूति ने अपने को पद वाक्य प्रमाणज्ञ ही नहीं कहा, अपितु अध्ययन अध्यापनादि षट कर्म में अभिरत ब्राह्मण माना है। इनके इशारे पर वाग्देवी वश्या की भांति अनुसरण करती है। कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था तथा भवभूति उपनाम था। स्वयं कवि ने भी अपने श्रीकंठ नाम का संकेत अपने ग्रंथों में दिया है। ऐसी प्रसिद्धि है कि देवी पार्वती की प्रार्थना में बनाए गए एक श्लोक से चमत्कृत होकर उस समय पंडित मंडली ने इन्हें भवभूति की उपाधि प्रदान की थी। वह श्लोक है, गिरिजायाः स्तनौ वंदे भवभूति सीताननौ तपस्विकां गतो अवस्थामिति स्मेर आननम इव। इस तथ्य का उद्घाटन इनके टीकाकार वीर राघव ने किया है। भवभूति के स्थिति काल का अध्ययन करें तो भवभूति ने नाटकों की प्रस्तावना में अपना समय नहीं बताया, फिर भी इनके रचना काल के विषय में कोई अधिक कठिनाई नहीं है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार वाक्पति राज और भवभूति दोनों ही कन्नौज राजा के यशोवर्मा के सभा पंडित थे। यशोवर्मा का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त है। वह हर्ष के पश्चात कन्नौज का राजा हुआ था।
इसे 733 ईस्वी के आसपास कश्मीर के राजा लालित्यादि ने परास्त किया था। अतः भवभूति का समय विद्वानों द्वारा 700 से 733 ईस्वी माना गया है। राजतरंगिणी के अतिरिक्त वामन 800 ईस्वी, राजशेखर 900 ईस्वी, सोमदेव 951 ईस्वी, धनंजय 995 ईस्वी और मम्मट 1160 ईस्वी, इन्होंने अपनी कृतियों में इनकी रचनाओं के उद्धरण दिए हैं। किंतु बाणभट्ट, जो कि 7वें शतक के भवभूति का कोई उल्लेख उनके ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। अतः भवभूति का जो समय है वह 7वें शतक के अंतिम चरण से लेकर 8वें शतक के प्रथमार्ध तक माना जा सकता है। इसके पश्चात भवभूति का कृतित्व। भवभूति विरचित 3 नाट्य कृतियाँ वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिसमें प्रथम महावीर चरितम, द्वितीय मालती माधवम और तीसरी है उत्तरराम चरितम। इनमें मालती माधव प्रकरण कोटि का रूपक तथा शेष जो 2 नाटक हैं, इनका संक्षिप्त परिचय हम पढ़ते हैं। वो इस प्रकार है। महावीर चरितम, यह नाटक रामकथा से संबंधित है। इसमें 7 अंक हैं, जिनमें रामायण की कथा, राम सीता विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की है। इसमें नाटककार का ध्यान राम के महावीर रूप की ओर अधिक रहा है। इस कारण इस नाटक का नामकरण महावीर चरितम किया गया है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर महावीर से इस ग्रंथ का कोई संबंध नहीं है। इस नाटक के प्रारंभ अर्थात आदि से अंत तक रावण राम के विनाश के लिए पृथक पृथक अनेक कुचक्र रचता है, षड्यंत्र रचता है। सीता के स्वयंवर में रावण सीता की याचना के लिए दूत भेजता है, किंतु राम शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण कर लेते हैं। इस पराजय का बदला लेने हेतु रावण और उसका मंत्री माल्यवान परशुराम को राम के विरुद्ध उकसाते हैं, भड़काते हैं। परशुराम राम से युद्ध करते हैं, किंतु पराजित हो जाते हैं। तब माल्यवान शूर्पणखा को मंथरा के रूप में भेजता है। मंथरा रूपधारी शूर्पणखा कैकेयी का एक पत्र राम को देती है, जिसमें उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। माल्यवान ही बाली को राम से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। बाली राम से युद्ध करने आता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अंत में सुग्रीव की सहायता से राम लंका पर चढ़ाई करते हैं। युद्ध होता है, जिसमें रावण परास्त होता है, मारा जाता है। इसके पश्चात राम सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। यहाँ तक का कथानक इस महावीर चरितम ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके पश्चात मालती माधव, यह मालती माधव ग्रंथ प्रकरण कोटि का रूपक है। इस ग्रंथ में 10 अंक हैं। इसमें भवभूति ने कल्पित इतिवृत्त को आधार बनाकर वस्तु संविधान किया है। मालती
एवं माधव का प्रेम प्रसंग अत्यधिक सुंदर ढंग से कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मंत्री भूरिवसु की पुत्री मालती और देवरात के पुत्र माधव एक मदनोत्सव में एक दूसरे को देखकर परस्पर आकृष्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, किंतु मालती के पिता पर राजा की ओर से यह दबाव बनाया जाता है कि वह राजा के कृपा पात्र और मदयंतिका के भाई नंदन से उसका विवाह कर दे। इस प्रकार विवाह का आयोजन किया जाता है। माधव का मित्र मकरंद स्त्री का वेश बनाता है और उसका विवाह नंदन से संपन्न हो जाता है। उन दोनों विवाहितों में विवाद प्रारंभ होता है और स्त्री मकरंद नंदन से संबंध विच्छेद कर लेती है। उधर नंदन की बहन मदयंतिका को एक दिन मकरंद बाघ से बचाता है और तब वह उससे प्रेम करने लगती है। मालती, जिसका कि विवाह नंदन से होना था, कामंदकी के निर्देशानुसार एक मठ में लाई जाती है। वहाँ विवाह के पूर्व ही कापालिक अघोर घंट मालती को कराला देवी की भेंट चढ़ाने के लिए पकड़ ले जाता है, परंतु माधव वहाँ उपस्थित होकर अघोर घंट को मारकर उसकी रक्षा करता है। कामंदकी अपनी बुद्धिमत्ता से धोखा देकर नंदन मकरंद का विवाह करा देती है और वह शिव मंदिर में ले जाकर मालती का माधव के साथ, मकरंद का नंदन के साथ में विवाह करा देती है। नंदन को जब यह विदित होता है, पता चलता है कि वह तो मकरंद है, उसकी वधू नहीं, तो वह उसको बुरा भला कहकर चला जाता है। यहीं जब नंदन की बहन मदयंतिका आती है और तब वह वहाँ से मकरंद को पाकर प्रसन्न हो जाती है, परंतु मदयंतिका को भगाने के अपराध में सैनिक मकरंद को पकड़ ले जाते हैं। यह जानकर माधव नहीं आता है। इसी बीच अवसर पाकर कपाल कुंडला अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए मालती को भगाकर श्री पर्वत पर ले जाती है। सैनिकों एवं माधव तथा मकरंद में युद्ध होता है, परंतु इनकी वीरता से प्रसन्न हो राजा इन्हें छोड़ देता है। इसके पश्चात कामंदकी की बुद्धिमत्ता से मालती की रक्षा होती है और उसका विवाह माधव के साथ तथा मदयंतिका का विवाह मकरंद के साथ हो जाता है। इस ग्रंथ में कुछ घटनाएं अवश्य शिथिल एवं आश्चर्यप्रद प्रतीत होती है, परंतु कवि ने उनको बड़ी बुद्धिमत्ता से संश्लिष्ट किया है, अर्थात जोड़ दिया है, जिससे यह प्रकरण रोचक बन पड़ा है। इसके बाद भवभूति की तीसरी और सर्वश्रेष्ठ कृति है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की के द्वारा रचित नाट्य कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें 7 अंक हैं और करुण रस से युक्त या कहो करुण रस की प्रधानता है। यह नाटक सरस एवं मधुर है। इसमें राम के जीवन की उत्तरार्ध कथा को निबद्ध किया गया है। इस कारण इस ग्रंथ का नामकरण उत्तर रामचरितम रखा गया है। इस ग्रंथ का मूल आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है। वैसे यत्र तत्र कथात्मक परिवर्तन कर पद्म पुराण का प्रभाव भी
यहाँ दिखाई देता है। नाटक की कथा वस्तु को अंकानुसार हम संक्षेप में इस प्रकार जान सकते हैं। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक के पश्चात जब जनकपुर लौट आते हैं तब उनकी पुत्री सीता उद्विग्न हो जाती है। राम उन्हें सांत्वना देने एवं उनका मनोविनोद करने के लिए अपने पूर्ण जीवन के चित्र दिखाते हैं। पुराने चित्रों को देखकर सीता के मन में बीते दिनों की सुखद स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं और वे एक बार पुनः वन दर्शन की इच्छा व्यक्त करती है। इसी बीच दुर्मुख के मुख से सीता के अपवाद की बात सुनकर राम आसन्न प्रसवा सीता को लक्ष्मण के साथ तपोवन भेज देते हैं। आसन्न प्रसवा अर्थात जिसने गर्भ धारण कर रखा है, ऐसी गर्भवती सीता को, जिसका प्रसव निकट ही है। 12 वर्ष के पश्चात की घटना से द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। इस अंक में आत्रेयी और वासंती यज्ञ के अश्व के विषय में वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि 2 कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का लालन पालन कर रहे हैं। राम द्वारा शूद्र तपस्वी शंभू का भी वध इसी अंक में होता है। तीसरे अंक नाटक का प्राण है। इस अंक में मुरला और तमसा के वार्तालाप से विदित होता है, ज्ञात होता है, अर्थात पता चलता है कि लक्ष्मण द्वारा वन में छोड़ी गई सीता ने दुख वेश से गंगा में कूदकर वहाँ 2 पुत्रों को जन्म दिया है और गंगा देवी ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचा दिया है। भगवती भागीरथी के आश्वासन पर कि पृथ्वी पर उन्हें कोई देख न सकेगा, सीता सूर्यार्चना के लिए पुष्प चयन करती हुई वन में प्रवेश करती है। राम भी इधर ही आ जाते हैं और सीता के लिए विलाप करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। गोदावरी की अनुकंपा से अदृश्य शक्ति प्राप्त छाया सीता के स्पर्श से राम की चेतना लौटती है। चतुर्थ अंक में राम की माताएं वशिष्ठ, अरुंधति आदि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। यहाँ पर लव को देखते हैं और पूछे जाने पर वे अपने को वाल्मीकि का शिष्य बतलाते हैं। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु द्वारा आरक्षित भी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को देखकर लव उसका अपहरण कर लेता है। पंचम अंक में चंद्रकेतु द्वारा लव के मध्य भीषण संग्राम का दृश्य है। वीर रस इस अंक में अपनी चरमावस्था को प्राप्त कर लेता है। षष्ठम अंक में विद्याधर तथा विद्याधरी के द्वारा युद्ध की विविध लीलाओं का वर्णन किया गया है। राम के आने से यह युद्ध शांत होता है और कुश के आगमन पर राम इन दोनों में सीता की आकृति की समता पाकर हर्ष तथा विषाद क्रमशः अनुभव करते हैं। अंतिम अंक 7वां अंक, इसमें गर्भांक नामक एक अवान्तर नाटक की योजना से अब तक की सभी घटनाओं को दिखाया गया है और यहीं पर सबका मिलन होता है। गंगा तथा पृथ्वी देवी सीता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को अर्पण करती है। जृंभकास्त्र की सिद्धि से लव कुश राम के पुत्र
रूप में पहचाने जाते हैं और सार्वत्रिक सौख्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है। रामायण में वर्णित राम के जीवन की कथा तथा भवभूति द्वारा वर्णित इस कथा में अनेक स्थलों पर पर्याप्त विभिन्नता दिखाई देती है। कवि ने अपनी प्रतिभा एवं कल्पना कौशल से रामायण की कथा में अनेक परिवर्तन किए हैं तथा छोटी सी घटना को 7 अंकों में विस्तृत किया है और उसे अत्यंत रोचक बना दिया है। तो इस प्रकार आज हमने भवभूति के 3 जो कृतियाँ हैं उनका संक्षिप्त अध्ययन किया है। धन्यवाद।